नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज चौधरी स्टडी IQ PCS पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग अपनी बुक जो हम पढ़ रहे हैं आर कॉन्स्टिट्यूशन बाय सुभाष कश्यप, इसके चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं 8वां चैप्टर और उसका सब्जेक्ट है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। इसके संदर्भ में हम लोग पहले एक सेशन कर चुके हैं। आज ये इस सेशन का सेकंड पार्ट है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को हम दूसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, इससे जुड़े हुए MCQ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला MCQ क्या कहता है आज के सेशन का। कहता है कि समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें इनमें से क्या शामिल है। वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वलिटी इन सोसाइटी इज दैट, कि अगर देश के अंदर, एक समाज के अंदर समानता है तो समानता का अर्थ इसमें से क्या निकलता है। ऑप्शन ए कहता है कि विशेष अधिकारों का अभाव है, लैक ऑफ प्रिविलेजेस या फिर एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस। दूसरा कहता है अवरोधों का अभाव है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होंगे, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा या फिर विचारधारा ही नहीं होगी, लैक ऑफ आइडियोलॉजी। इनमें से क्या बनता है। देखिए, हम लोगों ने अभी लास्ट सेशन में राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 पढ़ा था। अंडर आर्टिकल 14 में जब हम राइट टू इक्वलिटी पढ़ते हैं तो इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि विधि के समक्ष समता। देखिए, विधि के समक्ष समता मैंने आपको बताया था कि एक नकारात्मक सिद्धांत है, नेगेटिव कंसेप्ट है। क्यों नकारात्मक है? क्योंकि यह सिद्धांत आपके किसी भी वर्ग के विशेष अधिकार को छीन लेता है, लैक ऑफ प्रिविलेज को, यानी कि प्रिविलेज को छीन लेता है। इसीलिए होता है एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज या फिर लैक ऑफ प्रिविलेजेस। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनता है? करेक्ट आंसर बनता है ए। याद रखना ये क्वेश्चन इक्वलिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ से जुड़ा हुआ है। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। करेक्ट हमको बताना है क्या इसमें से सही है। सबसे पहले कहता है कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। किसके दावे? कहता है कि राज्य के दावे। यार एक बात बताओ, अगर राज्य का ही दावा होता तो फिर हम इसको फंडामेंटल राइट के चैप्टर को क्यों लेकर के आते। शुरुआत में अगर हम देखें, मानव समाज की शुरुआत में सबसे पहले शक्ति किसके पास थी? सबसे पहले शक्ति धर्म के संस्थापकों के पास थी, यानी कि प्रीस्ट, पादरी, इस वर्ग के पास शक्ति हुआ करती थी। जब वहां पर शोषण हुआ, लगा कि सत्ता का संतुलन ठीक नहीं है, तो संतुलन बनाने के लिए इस व्यवस्था के अंदर बदलाव हुआ, और व्यवस्था के अंदर जब बदलाव हुआ तो ये शक्ति वहां से राजा के पास आ जाती है, और फिर जो है दुनिया के अंदर राज्यों का गठन होता है, साम्राज्य बनते हैं, और वो एक किंग के हाथ में सत्ता होती है। लेकिन इस किंग के द्वारा भी सत्ता का दुरुपयोग किया जाता है। जब दुरुपयोग किया जाता है तो लोगों के अधिकारों का वहां से वंचन होता है, शोषण होता है। तो इस व्यवस्था के अंदर भी बदलाव किया गया, और इस व्यवस्था के अंदर बदलाव करके हम नई व्यवस्था लेकर के आए, जिसे हमने क्या कहा? हमने कहा डेमोक्रेसी, यानी कि लोगों का शासन। लोगों का शासन का मतलब क्या है? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। और जब विधि का शासन होगा तो ये बात संभव है कि जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वो कभी उन्मादी हो जाएं, कभी शक्ति घमंड में चूर हो जाएं, तो वे हो सकता है कि दुनिया के अंदर देश के लोगों के अधिकारों का वंचन करें, उनको खंडन करना शुरू कर दें। तो इसीलिए भारत के संविधान की बात करें या किसी अन्य लिखित संविधान में मौलिक अधिकारों के चैप्टर को इंक्लूड किया गया, जिसे बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना गया। अब ये बिल ऑफ राइट्स क्यों रखा गया है? इसका कारण था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो सरकार चल रही है, जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं, सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, या फिर दूसरी व्यवस्थाओं के अंदर बैठे हुए लोग हैं, वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि देश के नागरिकों के या फिर देश के अंदर रहने वाले लोगों को जो अधिकार दिए गए उनको कहीं खंडित ना कर दें, उनको कहीं वायलेट ना कर दें, कहीं उनको छीन ना लें। तो इंश्योरिटी देने के लिए, श्योरिटी देने के लिए कि देश के अंदर, राज्यों के, देश के अंदर लोगों के पास अधिकार है, तो हमने क्या किया कि फंडामेंटल राइट का चैप्टर पूरी तरीके से भारत के संविधान के अंदर लिख दिया। तो एक्चुअल में होगा क्या? ये तो नागरिक के दावे हैं। नागरिक जब कहता है कि समानता का अधिकार है तो किससे कहता है? वो राज्य से कहता है कि देखो ऐसा है कि मुझे समानता का अधिकार है। पहली बात, आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि मेरी समानता में भंग उत्पन्न हो, यानी कि कोई पॉलिसी, कोई सिद्धांत, कोई भी ऐसी नीति सरकार नहीं बनाएगी, उसका कोई भी डिपार्टमेंट नहीं ऐसा कार्य करेगा जिससे व्यक्ति की समानता खंडित हो जाए। और अगर समाज में कहीं ऐसा हो रहा है तो उसे रोकने का काम भी राज्य का है। ठीक है, तो ये राज्य के दावे किसके खिलाफ है? ये राज्य के विरुद्ध है। कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य ऐसा काम कर दे कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाए तो उसका इन्वेजन रोका जाए। तो इन्वेजन को रोकने के लिए ये अधिकार दिए गए हैं। तो ये क्या है? ये सिटीजन्स के राइट्स हैं। किसके अगेंस्ट?
राज्य के अगेंस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, सी बन जाता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि भारत में मत का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, यानी कि राइट टू वोट और राइट टू बी इलेक्टेड। देखिए राइट टू वोट की अगर हम बात करें तो देश के संविधान में हम आर्टिकल 3326 पढ़ते हैं, जो कि भाग 15 के अंदर आता है। भाग 15 में इलेक्शंस की चर्चा है, वहां पर आर्टिकल 324 पढ़ेंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की चर्चा आ जाती है, और आर्टिकल 326 पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा भारत के लोगों के अंदर वोट देने की शक्ति बताई गई है। देखिए अगर हम मत के अधिकार को देखें तो पूछा गया क्या ये हमारा मौलिक अधिकार है, तो भाई मौलिक अधिकार तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया ये कहां पर है, भाग 15 के अंदर है। और फंडामेंटल राइट कहां पर आते हैं, फंडामेंटल राइट तो भाग 3 के अंदर आते हैं। क्या ये नेचुरल राइट है, नेचुरल राइट की इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है। सामान्य अधिकार है, सामान्य अधिकार की बात नहीं है। तो कैसा है, ये लीगल राइट है। लीगल राइट का मतलब यदि किसी व्यक्ति को ये राइट ना मिले तो देश के ऑर्डिनरी कोर्ट के द्वारा वह इसको रुकवा सकता है, कहने का मतलब ऐसे अधिकार को प्राप्त कर सकता है। बात समझ में आती है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले एक आपके लिए इंफॉर्मेशन, पहली बार स्टडी आईक्यू लेकर के आया है आईएएस का प्री कम मेंस एक लाइव बैच। लाइव बैच का मतलब 1-to-1 मेंटरशिप, और ये आ रही है 20 जून 2022 से, जिसका समय रहेगा शाम को 6 बजे। तो अगर ये कोर्स आप लेना चाहते हैं या कोई आपका जानने वाला लेना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है अफोर्डेबल प्राइस। देखिए अगर आप ऑनलाइन किसी का भी कोर्स खरीदते हैं तो 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख ऐसे बिकता है। हम लोगों ने वो नहीं किया, अफोर्डेबल एजुकेशन यानी कि हर बच्चे तक ये शिक्षा पहुंच सके, उसके लिए हम लोग लेकर के आए यूपीएससी आईएएस लाइव बैच, और वो भी अफोर्डेबल दाम पर। देखिए फीस तो वैसे ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इस पर ये वाला कोड सूरज लाइव कोड लगाते हैं तो ये जो है आपको मात्र 18,500 रुपये में मिल जाएगा। तो आप या आपके जानने वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिनको तैयारी करनी है, जिनके अंदर जोश है, जुनून है एसडीएम बनने का, साथ में आईएएस बनने का, तो वो इस बैच को जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है वो इनमें से कौन सा है। सबसे पहले कहता है कि मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी, बेगारी का निषेध करना, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन फ्लैश ट्रेड एंड फोर्स्ड लेबर, ये कहां पर आता है, भारत के संविधान का जब हम आर्टिकल 23 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 23 का सब्जेक्ट यही है, यानी कि ये तो है कम से कम। दूसरा क्या कहता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहां पर आती है, ये आती है आर्टिकल 17 में। उसके बाद करता है अल्पसंख्यकों के हितों के अधिकारों की बात, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। और उसके बाद कारखानों के अंदर और खदानों के अंदर बच्चों के नियोजन के लिए मनाही, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस। देखिए ये भी कहां पर है, ये भी आर्टिकल 24 के अंदर आ जाता है। अब अगर हम भारत के संविधान का भाग 3 पढ़ें तो उसके अंदर एक वर्गीकरण है मौलिक अधिकारों का, और वो कितने कैटेगरी में है, वो आज के टाइम पर 6 कैटेगरी में आता है। इसके अंदर एक अधिकार है जिसे हम कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंदर 2 आर्टिकल हमको मिलते हैं, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो इसीलिए यहां पर क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, 1 और 4, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहले कहता है कि शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। दूसरा कहता है समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू रिसीव पब्लिक सर्विस विद इक्वलिटी। और तीसरा कहता है भोजन का अधिकार, राइट टू फूड। अब ये तो 3 अधिकार आपने कंसीडर कर लिए। क्वेश्चन क्या है वो जरा सुनिए। क्वेश्चन कहता है कि मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा, कॉम्प्रहेंसिव डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके बारे में क्या कहा गया है कि इसके अंतर्गत उपयुक्त में से कौन सा या कौन से अधिकार मानव अधिकारों की श्रेणी में आते हैं, यानी कि मानव अधिकार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कौन कौन से आते हैं। तो वैसे तो अगर हम उस चार्टर को देखें जो 1948 के अंदर यूएन के द्वारा इसको स्वीकार किया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उस अगर पूरे चार्टर को देखें तो उस पूरे चार्टर के अंदर 30 आर्टिकल आते हैं, 30 अनुच्छेद आते हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के अधिकार हैं, जैसे कि इक्वालिटी का अधिकार, उसी प्रकार से राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी। ये सब कहाँ पर हैं, ये सब उसी चार्टर के अंदर आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसी चार्टर के अंदर अगर हम शिक्षा के अधिकार की बात करें, या फिर समानता के साथ सार्वजनिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार, या फिर भोजन का अधिकार, तो ये तीनों अधिकार भी उसी चार्टर के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा डी, यानी कि 1, 2 और 3। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आज थोड़ा सा आपको
जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट इसके अंदर कम रहेगा। आइए जरा, क्या कहता है, भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने का बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। सबसे पहली बात समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या कहता है, उपबंध की बात करता है, प्रोविजन की बात करता है कि भारत के संविधान के अंदर ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। दूसरा कहता है कि जब हम देश के अंदर पिछड़े वर्गों की बात करते हैं तो भारत के संविधान में इनको लेकर के भी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। सबसे पहली स्टेटमेंट देखिए, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, करेक्ट स्टेटमेंट हमको बता देनी है। देखिए सबसे पहला, अगर हम कहते हैं कि ये मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को टिक कर देते कि भाई ये सही है, क्योंकि ऐसा कोई मौलिक अधिकार तो है नहीं। लेकिन जब हम भारत के संविधान के भाग 4 को और उसमें भी आर्टिकल 39 की क्लॉज डी को पढ़ेंगे तो उसमें प्रावधान दिया गया है कि राज्य ऐसे प्रबंध करे कि जो समान कार्य के लिए महिला और पुरुषों को समान वेतन का बढ़ावा दे सके। ऐसा ड्यूटी राज्य को दी गई है, सरकार और सरकारी मशीनरी को दी गई है, तो ये तो भाई गलत हो गया। दूसरा कहता है कि भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। जहां तक पिछड़े वर्गों की बात है, इनके लिए कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसकी चर्चा तो है आर्टिकल 338 में, उससे जुड़े हुए अन्य प्रावधान तो हैं, लेकिन ऐसी कोई भी परिभाषा भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं दी गई है। तो ये बन जाता है अपना करेक्ट, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बी, यानी कि केवल 2। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार के अंदर शामिल नहीं है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन क्या कहता है, मूल अधिकार के अंदर इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज आर नॉट इंक्लूडेड अंडर फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले कहता है फंडामेंटल, सबसे पहले कहता है कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार। आप कोई सामान खरीदने मार्केट के अंदर गए, आपने एमआरपी देखा, एमआरपी देखा कितना 50 रुपए और दे कितने में रहा है 60 रुपए में, तो क्या आप उसे लेंगे, नहीं लेंगे, और इनफैक्ट आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो क्योंकि ये आपका अधिकार है। दूसरा, आपको फीचर कुछ बताया और आप प्रोडक्ट को लेकर के अपने घर पहुंच गए, बाद में जो क्वालिटी बताई गई वो नहीं मिली, तो अब आपने पैसा तो खर्च कर दिया, तो लेकिन आपका अधिकार तो है ना उन क्वालिटी को प्राप्त करने का जो आपसे प्रॉमिस किया गया था। तो आपके पास अब आप क्या करेंगे, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि आपके पास है कंज्यूमर राइट्स, उपभोक्ता अधिकार, लेकिन इन उपभोक्ता अधिकारों की चर्चा भारत के संविधान में नहीं है। मूल अधिकारों की तो बात छोड़ो, भारत के संविधान में ही नहीं है, तो ये तो यहाँ से नहीं आता, ये आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा। तो पहला गलत हो गया कि भाई ये मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरा कहता है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो आर्टिकल 300A के अंदर और साथ में भारत के संविधान के भाग 12 के अंदर आज के समय पर इसकी चर्चा है। और ये क्या कहता है, ये कहता है किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय कानूनी प्रक्रिया के। ये आज के समय पर इसका प्रावधान है, लेकिन आज के टाइम पर आप इसे फंडामेंटल राइट कहेंगे तो ये संभव नहीं है। हाँ, जब भारत का संविधान बना था तो उस समय पर आर्टिकल 19(1)(f और आर्टिकल 31 में इसको लेकर के प्रावधान थे और उस समय पर ये राइट टू प्रॉपर्टी हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको उस कैटेगरी से हटा दिया गया है, तो ये भी हमारा क्या है, आज के टाइम पर मौलिक अधिकार नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, यानी कि राइट टू ट्रेड एंड कॉमर्स। कौन से वाला, राइट टू फ्री ट्रेड, ठीक है, राइट टू फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स, आर्टिकल 301। ये भी हमारा अधिकार तो है लेकिन मौलिक अधिकार में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार तो हमारे कहाँ पर हैं, ये भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में है। तो भाई ये भी नहीं है। तो कौन कौन से अधिकार नहीं है, तीनों ही मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसीलिए क्या रहेगा आंसर, यहाँ पर अपना आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और क्या पूछा गया है, बाद में पूछा गया कि इनमें से कौन सी करेक्ट है, कौन सा सही है। अब स्टेटमेंट्स जरा देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक चार्टर जिसे आप कहते हैं बिल ऑफ राइट्स, जहां पर हमारे मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में मान्यता दी गई है, राज्य ने मान्यता दी है
उसके साथ साथ सरकारों ने, सरकारी मशीनरी ने भी मान्यता दी, यानी कि उन अधिकारों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, उन अधिकारों में राज्य इन्वेजन नहीं करेगा। और अगर कोई इन्वेजन करता है तो राज्य पहली बात उनको रोकेगा, और अगर तब भी नहीं रुकता है तो देश की न्यायपालिका के द्वारा उनको सुरक्षित रखा गया है। तो ये तो भाग 3 में है, करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि आर्टिकल 12 से लेकर के 51 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या ये सही है? ये तो बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 में तो हमारा पार्ट 4 आता है, जिसको हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, है ना। दूसरी चीज, जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर है यानी कि भाग 3, वहां पर आर्टिकल 12 से लेकर केवल और आर्टिकल 35 तक आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहां पर सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, यानी कि ए यहां पर करेक्ट आंसर आ जाता है। इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर एक तरफ सूची 1 दी गई है, दूसरी तरफ सूची 2 दी गई है। अब एक तरफ दिए गए हमको हमारे मूल अधिकार, दूसरी तरफ दिए गए हैं उनसे जुड़े हुए आर्टिकल्स। आपको ये करेक्टली मैच करने हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कारगर क्वेश्चन है, हमको आना चाहिए, पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी के अंदर इनफैक्ट पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, जरा ध्यान से पढ़िए। क्या कहता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसको आप कहते हैं सेक्युलरिज्म। वैसे तो धर्म की आज़ादी, इसको आप सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं। इसकी चर्चा भारत के संविधान में शुरुआत में प्रियम्बल के अंदर ही दी गई है, लेकिन ये तो लिखने वाली बात हो गई, जो क्योंकि जब भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ, लागू हुआ, तो प्रियम्बल के अंदर शब्द का कोई चर्चा नहीं थी। लेकिन उस समय भी भारत के संविधान में आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 में इसकी व्यापक चर्चा की गई। तो यहां पर ए का करेक्ट मैच क्या बनेगा? 2। दूसरा कहता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 आर्टिकल 30 यानी कि करेक्ट मैच क्या बनता है इसका? 1। उसी प्रकार से स्वतंत्रता का अधिकार, आजादी का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, जहां पर आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 20 विभिन्न प्रकार की आजादी आपको दी गई है। तो ये क्या बनेगा? ये अपना बन जाता है 4, और लास्ट में बन जाता है समता या समानता का अधिकार, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल के सेशन में ही की थी। तो 2143 कौन सा बनेगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। इसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों के 8 वर्ग हुआ करते थे, यानी कि जो कैटेगराइजेशन हम मौलिक अधिकारों का देखते हैं 12 से लेकर 35 आर्टिकल के बीच में, उसमें शुरुआत में 26/11/1949 को 8 कैटेगरी में इनको बांटा गया था। दूसरा कहता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों के 7 वर्ग रह गए। पहले 8 थे, एक मौलिक अधिकार को 42वें संशोधन के द्वारा हटा दिया गया तो 7 बच गए। फिर कहता है कि 44वें संशोधन के द्वारा इनको में से एक को और कम किया गया, तो फिर कितने वर्ग रह गए? 6 वर्ग रह गए, 6 कैटेगरी रह गए। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट सही है, करेक्ट है। देखिए, जब मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 में इसकी चर्चा है, और विस्तृत तौर पर मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर कि इसकी 6 कैटेगरी आ जाती हैं। कितनी कैटेगरी आती हैं? 6 कैटेगरी आती हैं। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 आता है हमारा राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 आता है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता या आज़ादी का अधिकार। आर्टिकल 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 29, 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये 6 कैटेगरी के मौलिक अधिकार आज के टाइम पर हैं। लेकिन हाँ, शुरुआत में एक बात कह सकते हैं कि जब भारत का संविधान बना तो उस समय पर 7 अधिकार हुआ करते थे, 7 कैटेगरी बनती थी, और जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। ठीक है, लेकिन उसमें भी आप कहेंगे कि 6 आज के टाइम पर 6 ही अधिकार आपके पास ये हैं, तो क्या कहेंगे हम इसको? ये कौन सा सही रहेगा इसमें से भाई? इसमें से केवल 3 जो है वो सही हो जाता है। इसके बाद चलते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि भारत के संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है, मूल संरचना का भी पार्ट है। यानी कि अगर देश की संसद अमेंडमेंट भी कर दे तो भी इस अधिकार को हमसे वंचित नहीं किया जा सकता, हमसे इसको छीना नहीं जा सकता। अब ये जो अधिकार है जिसको आप राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कहते हैं,
ये एक ऐसा अधिकार है जिसको सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया है, सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन किसी का हुआ है तो इसी का हुआ है। यहाँ से विभिन्न प्रकार के अधिकार जैसे कि राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू लाइफ पार्टनर ऑफ चॉइस, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अधिकार यहाँ से निकल करके आते हैं। और इसकी चर्चा कहाँ पर होती है? इसकी चर्चा आर्टिकल 21 के अंदर होती है। आर्टिकल 19 हम सभी जानते हैं, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 20 राइट जब दोषसिद्धि होती है तो उस समय पर संरक्षण, ठीक है भाई, और साथ में अरेस्ट एंड डिटेंशन के समय पर संरक्षण किसमें? आर्टिकल 22 के तहत दिया गया है। तो ये हमारा बन जाता है नेक्स्ट। आते हैं उन्हें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A ये एक ऐसा मौलिक अधिकार है जो भारत के संविधान में शुरुआत में नहीं था। इसका जो सब्जेक्ट मैटर हुआ करता था, सब्जेक्ट मैटर हमको आर्टिकल 45 के अंदर दिया गया था। और क्या कहा गया था? यहाँ पर कहा गया कि जो बालक 6 से 14 वर्ष के होंगे उन सभी बालकों को राज्य एलिमेंट्री शुरुआती एजुकेशन प्रोवाइड कराए, मुफ्त में प्रोवाइड कराए, क्लासरूम के अंदर प्रोवाइड कराए, कंपल्सरी प्रोवाइड कराए। लेकिन बाद में ये तो डीपीएसपी के अंदर लिखा गया था, बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 86th अमेंडमेंट के द्वारा, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, पीसीएस के अंदर भी पूछा गया था क्वेश्चन, इनफैक्ट पीटी के अंदर ही क्वेश्चन आ गया था ये। तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? ये जो आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर है इसे आर्टिकल 21 के ए के अंदर प्लेस किया गया और कहा गया कि ये आज के टाइम पर हमारे बच्चों का मौलिक अधिकार है। तो करेक्ट क्या आंसर क्या होगा? यहाँ पर जिन बच्चों को शिक्षा का प्रावधान है उनकी एज कैटेगरी आती है 6 से 14 वर्ष। तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस एट माय सोशल मीडिया हैंडल्स। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।